I'm quite audible to you. So we'll be starting again. Yes, ma'am, you are audible now. Okay, sir. क्रेडिट क्रिएशन अभी तक हम कर रहे थे. क्रेडिट क्रिएशन के अंदर अभी हमने करा था कि उसके बाद 5% है. तो एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन मैंने अभी देखा था, एक ऊपर उसमें किसी ने 20% लिखा है. तो 20% है, यहाँ पे 10% ही लिखा है मैंने. सपोज क्रेडिट क्रिएशन के अंदर अगर CRR की रेशियो 10% हुई तो हम क्रेडिट मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग जो उसकी वैल्यू निकालेंगे दैट अपॉन R which is equals to 10/100 इक्वल्स टू 10 और टोटल क्रेडिट क्रिएट होगा 10,000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख रुपीस. और ऐसे अगर डिपॉजिट करें 10,000 दोबारा और CRR रेशियो 5% है तो 5% होने की वजह से क्रेडिट मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट की वैल्यू 20 हो जाएगी. और 20 कैसे होगी? 1/5% हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, इट इज इक्वल्स टू 20. सो टोटल क्रेडिट क्रिएट जो होगा वो होगा 10,000 into 20 which is equals to 2 lakh rupees. तो अगर हमारी CRR रेशो कम हो रही है दैट इज 10% से 5% हो रही है तो हम क्रेडिट जो क्रिएट कर पा रहे हैं which is quite more 1 lakh से 2 lakh. Thus it can be inferred that lower the CRR the higher will be the credit creation, whereas higher the CRR lesser will be the credit creation. I do hope this credit creation का जो पॉइंट पूछा हुआ था वो क्लियर हो गया. अब हम आते हैं आगे मॉनेटरी पॉलिसी पे. मॉनेटरी पॉलिसी है, अभी हमने देखा हाउ क्रूशियल इट इज कि कंट्रोल की जाए मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर. तो मनी सप्लाई कंट्रोल करना इकोनॉमी के अंदर काम है किसका? गवर्नमेंट का, RBI का और कमर्शियल बैंक्स का. और एवरीवन फॉलोज द गाइडलाइंस ऑफ द RBI. तो RBI का सोल जो क्या कहते हैं मोटिव है वो कंट्रोल करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर ढंग से वर्क करेगी तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है. मेजर्स ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है. दो मेजर्स ऑफ मनी है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. Study what is quantitative measures of monetary policy. Quantitative measures of monetary policy. First quantitative measure है repo rate. Repo rate is the rate at which RBI lends money to the commercial bank for the short period of time. अब क्या RBI किसको लेंड करे? कमर्शियल बैंक्स को पेमेंट की रिक्वायरमेंट तो होती है. अब जिस रेट पे RBI लेंड करेगा कमर्शियल बैंक पे उसको हम बोलेंगे रेपो रेट. अगर ये रेट बढ़ जाएगा, सपोज अभी पीछे की तरह जैसे हमने पढ़ा, अगर हमने रेट बढ़ा दिया 5% से 10% पर कर दिया तो बैंक विल डिस्करेज टू बोरो फ्रॉम RBI. और अगर बैंक डिस्करेज हो जाएंगे टू बोरो फ्रॉम RBI तो मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी बिकॉज बैंक्स आर नॉट गेटिंग फंड्स फ्रॉम द RBI और गेटिंग फंड्स फ्रॉम द RBI एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. देयरफॉर अगर हमारा रेपो रेट बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी. रेपो रेट वो रेट एट विच RBI lends money to the commercial banks for the short period of time. अगर हमारा रेपो रेट बढ़ जाएगा तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी. रेपो रेट अगर बढ़ गया तो मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी क्योंकि बैंक्स विल बी डिस्करेज टू बोरो RBI since RBI is charging high rate of interest, therefore liquidity falls. और सिमिलरली अगर रेपो रेट जो है कम हो गया, अगर रेपो रेट कम हो गया तो रेट एट विच RBI टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो कम हो गया. देयरफॉर बैंक्स जो है इनकरेज हो जाएंगे कि वो RBI से बोरो कर ले. RBI से बोरो करने के लिए अगर वो इनकरेज हो गए तो और मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज द क्वांटिटेटिव मेजर जो हमारा पहला है रेपो रेट, जिससे हम कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी. सेकेंड हमारा जो क्वांटिटेटिव मेजर है वो है रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट होता है द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स. आप बोल रहे कि RBI क्यों कमर्शियल बैंक से बोरो करेगा मनी? क्योंकि उसको मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करनी है.
अगर आरबीआई बोरो नहीं करेगा, ये मतलब पैसे नहीं लेगा कमर्शियल बैंक से, तो हमारी इस इकोनॉमी के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की, वो करेक्ट नहीं हो पाएगी. सो रेट एट विच आरबीआई बोरोज, जिस रेट पे आरबीआई बोरो करेगा मनी from the commercial bank, अगर वो बढ़ जाए, it will also lead to the fall in the liquidity of the banks or in the economy. अगर ये तो इन दी एंड उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे ही पड़ेगा, तो इकोनॉमी की लिक्विडिटी भी फॉल कर जाएगी. तो अब हमने दो क्वांटिटेटिव मेजर पढ़े, एक रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. दोनों के केस में ऐसा था कि अगर दोनों बढ़ेंगे तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी, और ऐसे अगर दोनों कम होंगे तो हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी. लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है कि मनी सप्लाई बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर, और मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ना या कम करना, सिचुएशन कंट्रोल कौन सी करता है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन के अंदर ऑलरेडी प्राइस लेवल बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, रेपो रेट को हम क्या करेंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे ताकि लिक्विडिटी फॉल कर जाए, मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाए इकोनॉमी के अंदर. अब हम तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर है, ये टूल है, उसको फोकस करते हैं, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो अभी हमने पीछे कहा था, एवरी बैंक हैज टू कीप सम अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑफ टोटल डिपॉजिट टू आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश. कैश की फॉर्म के अंदर आरबीआई के पास कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़े बैंक को, और ये वही पैसे है जो हम यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे बैंक में जाके. अभी हमने देखा था जैसे सीआरआर जो है बड़ा था 5%, सपोज 10% हो जाए तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी, 2 लाख से 1 हो जाएगी. अभी ये पीछे वाले एग्जांपल के अंदर था, अभी सपोज कि यहाँ पे हमारा 5% के अंदर लिक्विडिटी कितनी क्रिएट हो रही है, 2 लाख. 10% पे कितनी क्रिएट हो रही है, 1 लाख. 5% से अगर 10% हो रहा है तो हमारा जो क्रेडिट क्रिएट होगा वो 2 लाख से 1 लाख हो जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएट कम हो गया. तो इसी के अंदर यही बोल रहे हैं कि कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं कि अगर रेशियो राइजेस द लिक्विडिटी फॉल्स. CRR रेशियो रिपीट करती है, एवरी बैंक हैज टू कीप सम अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ टोटल डिपॉजिट टू आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश. इफ CRR rises, liquidity falls. Now let us consider fourth tool of the monetary policy, which is statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio कैश रिजर्व के अंदर कहाँ था, बैंक के पास रख रहे थे, बैंक्स जो है आरबीआई के पास रख रहे थे कैश. स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ये याद रखना, ये एस से स्टार्ट होता है, तो एस से सेल्फ भी स्टार्ट होता है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो खुद की पास रखेंगे. एवरी बैंक हैज टू कीप सम परसेंटेज ऑफ लिक्विड ऑफ टोटल डिपॉजिट विद इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश फॉर्म. नॉन कैश, कैश रिजर्व रेशियो के अंदर कैश फॉर्म था, यहाँ पे नॉन कैश फॉर्म है. नॉन कैश फॉर्म्स इन्वॉल्व सिक्योरिटीज की टर्म्स में हम रख रहे हैं, या किसी और फॉर्म के अंदर हम कैश रख रहे हैं अपने पास. बट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ऐसे स्टार्ट होता है, इट इज therefore will keep it with itself, मतलब बैंक्स खुद अपने पास रखेंगे, और कैश रिजर्व रेशियो जो है वो आरबीआई के पास रखेंगे इन फॉर्म ऑफ कैश. दोनों का वही फॉर्मूला है कि अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो लिक्विडिटी जो है वो फॉल कर जाएगी. तो अभी तक हमने पढ़ा था रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी, मनी सप्लाई विल रिड्यूस. रिवर्स रेपो रेट में भी यही था कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी. कैश रिजर्व रेशियो में भी है कि अगर कैश रिजर्व रेशियो हमने बढ़ा दी तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी, व्हिच लीड्स टू फॉल मनी सप्लाई. और स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो भी यही कहता है कि अगर ये बढ़ जाएगा तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी, व्हिच लीड्स टू फॉल इन द मनी सप्लाई. अब हमारा फिफ्थ इंडिकेटर जो है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन. फर्स्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट तो उससे क्या होगा. Suppose you are having 500 rupees in your pocket and you are buying something from the market. Buy करोगे तो वो 500 पॉकेट में से चले जाएंगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी. और सिमिलरली अगर पॉकेट के अंदर सपोज वॉच है या कुछ भी, मतलब फोन पड़ा है, तो फोन को जाके मार्केट के अंदर सेल किया तो उससे क्या होगा, पैसे आ जाएंगे, मनी सप्लाई हो जाएगी. तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो फिफ्थ इंडिकेटर है, ये फिफ्थ टूल है, वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. बैंक्स भी जो हैं, सेंट्रल बैंक्स बाय और सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट. अगर वो बाय करेंगे
तो क्या होगा, 500 रुपीज थे पॉकेट के अंदर, कुछ बाय कर लिया जाके मनी फ्लो बॉन्ड, तो देयरफॉर बाय करा, मनी फ्लो डिक्रीजेस एंड लिक्विडिटी फॉल्स, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर कुछ सेल किया, वॉच थी मेरे पास या मोबाइल फोन था मेरे पास, मैंने उसको सेल किया, उससे क्या होगा, मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि पैसे आएंगे, देयरफॉर लिक्विडिटी विल राइज। Now about monetary policy, we have talked 5 indicators, और जो 5 indicators थे वो quantitative measures थे, इसके qualitative measures भी हैं। अभी हमने discuss करे हैं quantitative measures। quantitative measure के अंदर first measure ये था repo rate at which RBI lends money to the commercial banks for the short period of time। reverse repo rate क्या था, the rate at which RBI borrows money from the commercial banks for the short period of time। उसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो बोल रहा है कि एवरी बैंक हैज टू कीप सम अमाउंट ऑफ रिजर्व ऑफ टोटल डिपॉजिट टू आरबीआई इन फॉर्म ऑफ कैश। कैश रिजर्व रेशियो है तो आरबीआई के पास कैश में ही रखवाएंगे। और सैटरडे लिक्विड रेशियो एस से स्टार्ट होता है, तो एस से हमारा सेल्फ वर्ड भी स्टार्ट होता है, तो एस से हम ये याद कर सकते हैं कि बैंक हैज टू कीप सम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट विद इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश फॉर्म। तो एसएलआर राइज होगा तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी, सीआरआर राइज होगा तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी, रेपो रेट राइज होगा तो लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी, और रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट राइज होगा तो भी लिक्विडिटी फॉल कर जाएगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट। सपोज पॉकेट के अंदर 500 रुपीज का नोट था, हमने कुछ जाके परचेज कर लिया, मनी सप्लाई बॉन्ड, लिक्विडिटी डिक्रीजेस बाय करने से, और सेल करा, अगर हमने अपना मोबाइल फोन सेल कर दिया तो मनी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, लिक्विडिटी विल इंक्रीज। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर भी यही होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक्स। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करा जा रहा है तो इट विल लीड टू मनी फ्लो इंक्रीज, और जिसकी वजह से इट विल लीड टू राइज इन द लिक्विडिटी। अगर हम बाय कर रहे हैं, बाय की वजह से मनी फ्लो विल डिक्रीज एंड लिक्विडिटी विल फॉल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, व्हिच इज quantitative measures of the monetary policy. Now we are moving forward to the qualitative measures of the monetary policy. Qualitative measures of monetary policy कहते हैं, इसके अंदर हम कोई क्वांटिटी का मतलब बात नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सीआरआर रेशियो 5% था, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी मतलब जो भी यहाँ पे टूल्स को हम यूज कर रहे हैं उसको हम 5% या 2% कर दे, विल नॉट डू दैट, क्योंकि क्वालिटेटिव मेजर है। क्वालिटेटिव मेजर्स इन्वॉल्व्स गाइडलाइन, मॉरल ड्यूटीज कि कैसा होना, या फिर रेगुलेशंस। अब क्वालिटेटिव मेजर का सबसे पहला मेजर है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहता है, सपोज कोई किसी बंदे को लोन चाहिए, तो लोन किसकी बेसिस पे मिलता था, कोलेटरल के बेसिस पे। अगर वो कोलेटरल की रिक्वायरमेंट और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर उसके अंदर हमने कुछ एडजस्टमेंट करी, which will help us to stabilize the economy from inflation or deflation. मतलब कि qualitative methods of credit control adopted by the central bank in order to stabilize the economy from the inflation or deflation. हमने marginal requirement बढ़ा दिया. Okay. Second point is the ration of credit. अब हमने ration of credit fix कर दिया. Suppose हम सारे business activities को appropriate loans नहीं देंगे. अब इसके अंदर मैं गवर्नमेंट हैज नॉट डिसाइडेड कि 10% को नहीं देंगे, 5% को नहीं देंगे, कोई भी क्वांटिटी का एस्पेक्ट नहीं है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है कि सपोज कोई रिटेलिंग सेक्टर है, उसको इतना % ही क्रेडिट मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो rationing of credit refers to fixation of credit quotas for different business activities, which is introduced when the flow of credit is to be checked, particularly for speculative activities in the economy. हम सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को इतना % ही मतलब क्रेडिट रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल करेंगे, ज्यादा फुलफिल नहीं करेंगे। दिस इज डन बाय आरबीआई इटसेल्फ, दैट इज सेंट्रल बैंक। मार्जिनल रिक्वायरमेंट के अंदर हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो भी होगी मतलब सेल करने के लिए सिक्योरिटीज को या फिर लोन लेने के किसी भी इंडिविजुअल को, हम वो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। अगर हम वो बढ़ा देंगे तो भी उससे भी हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
मॉरल सुएशन जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर है थर्ड मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि कहता है द सेंट्रल बैंक मेक्स द मेंबर bank agrees to persuasion or pressure to follow its directive, which is generally not ignored by the member bank. Banks are advised to restrict the flow of credit during inflation and liberal in lending during deflation. For example, अभी हम देख सकते हैं कोरोना के टाइम पे RBI has taken various measures or various implementation in the monetary policy. बहुत सारे यहाँ पे इसने मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया गया है, और चेंज जो भी किया गया है विच इन्वॉल्व्स कि यहाँ पे हम क्रेडिट ईजिंग करें, इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट फ्लो बढ़ाएं, मनी फ्लो को इंक्रीज करें, मनी सप्लाई को इंक्रीज करें इकोनॉमी को. सो ये मॉरल सुएशन हम इससे भी समझ सकते हैं. ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम RBI हैज डायरेक्टेड द कमर्शियल कि वो बैंक्स जो है लोगों को लोन ज्यादा प्रोवाइड करें इन फ्यूचर पोस्ट कोरोना वायरस, नॉट राइट नाउ. So this is the monetary policy के qualitative measures which are 3: margin requirement, rationing of credit and moral suasion. I hope it is clear. इससे पहले हमने करा है quantitative measures which involves repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, open market operation. open market operation के अंदर हम बाइंग और सेल कर रहे हैं. अगर हम बाय करेंगे किस चीज को तो मनी फ्लो विल गो ऑन, लिक्विडिटी विल फॉल. अगर हम सेल करेंगे तो मनी फ्लो विल इंक्रीज एंड लिक्विडिटी विल राइज. क्वालिटेटिव मेजर, that is margin requirement, rationing of credit and moral suasion. Now let us move forward. We have completed the second unit. And now we are moving forward to the inflation, which is the third unit. Inflation कहता है, पहली बात तो देखो, अगर कभी भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा, it will eat up all the money supply. Money supply will be gone. अभी यहाँ पे हमने फिशर्स का मॉडल भी देखा था. फिशर्स ने बोला था कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल पॉजिटिवली रिलेटेड है. अगर मनी सप्लाई बढ़ गया इकोनॉमी में तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगा. तो इन्फ्लेशन के दो कॉन्सेप्ट है. डिमांड और मनी सप्लाई के फोर्सेस जो है क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, and imbalance in any of these two function can cause discrepancy in the whole functioning of the economy. डिमांड और सप्लाई फोर्सेस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे. मैंने बताया था आइडियल होना चाहिए दोनों को, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी को. अगर आइडियल नहीं होगा तो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन हो जाएगी. अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो ही रही है तो किस वजह से होगी? एंड परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जर्नल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इन्फ्लेशन. मतलब कि बार बार प्राइस लेवल जो है गुड्स और सर्विसेज का बढ़े जा रहा है. इट विल लीड टू द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. It is viewed as devaluing of the worth of money. For example, let's say you have 500 rupees and you want to buy 10 pens, or and you want to buy pen for rupees 10. 500 rupees है, 10 rupees की पेन परचेज करने हैं, तो 10 rupees के अगर हम पेन परचेज करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 50 पेन्स आ जाएंगे. अब अगर ये वैल्यू इंक्रीज होके 10 रुपीज 50 रुपीज हो जाएगी तो फिर हम कितने परचेज कर पाएंगे? ओनली 10 पेन्स. तो इन्फ्लेशन की वजह से इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी. मनी विल बी एबल टू परचेज fewer quantity of good as it was purchasing before the inflation. A unit of money now buy less. In simple words, when the price of goods increases for a particular period of time due to which our purchasing power decline, then it's called inflation. Inflation के दो फैक्टर है, प्राइस लेवल बढ़ेगा और परचेजिंग पावर कम होगी. प्राइस लेवल बढ़ेगा और परचेजिंग पावर कम होगी. अगर हमारा प्राइस लेवल बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर कम हो रही है तो हम उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे. और इन्फ्लेशन होता किसकी वजह से? डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ऑफ मनी जो है वो अनइक्वल हैं, मतलब इम्बैलेंस है उनके बीच के अंदर, which will lead to the situation of inflation. There are different types of inflation. First type of inflation is currency inflation. Currency inflation, अब हम बोलते हैं various time we have read in the newspaper also that we don't have sufficient funds in the economy. So many time people often say, why don't we print so much money?
क्योंकि आरबीआई के पास ही तो राइट है, गवर्नमेंट को बोलो ज्यादा पैसे मतलब प्रिंट कर दे और क्या कहते हैं अपनी इकोनॉमी की सिचुएशन को कंट्रोल कर ले। सिर्फ इसी वजह से, जो फर्स्ट पॉइंट है, सिर्फ इसी वजह से जो गवर्नमेंट है या आरबीआई है वो एक्सेस नोट की प्रिंटिंग नहीं करता। This type of inflation is caused by printing of currency notes. अगर हम currency notes को ज़्यादा print कर देंगे तो उससे होगा it will increase the money supply in the economy. और money supply increase होगा economy के अंदर तो it will further leads to increase in inflation. मैंने बोला था ना कि मनी सप्लाई और प्राइस लेवल पॉजिटिवली रिलेटेड है। मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब इन्फ्लेशन हो रहा है। तो करेंसी इन्फ्लेशन, फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज करेंसी इन्फ्लेशन। अगर आरबीआई ने ज्यादा अमाउंट ऑफ करेंसी को प्रिंट कर दिया तो उसकी वजह से जो भी इन्फ्लेशन होगा इट विल बी नोन एज करेंसी इन्फ्लेशन। सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रेडिट इन्फ्लेशन। Being profit-making institution, commercial bank sanctions more loans and advances to the public than what economy needs. Such credit expansion leads to rise in the price level. अब बताया कि मतलब जो commercial banks होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी restrictions है, qualitative indicators हैं जो उनको fulfill करने होते हैं, but उसके बाद भी commercial banks are the profit-making institution. वो फिर भी loans और advances ज़्यादा दे देंगे economy को, which is more than required. So such credit expansion will lead to rise in the price level and it will also lead to inflation. Different type of inflation पढ़े. First type of inflation was currency inflation, which is caused by printing excess currency notes, and second type of inflation than what the economy needs. और ऐसा क्यों? Because of the profit making institutions. Third is the deficit induced inflation. Deficit induced inflation का मतलब हुआ the budget of the government reflects a deficit when the expenditure exceeds revenue. अब expenditure जो है revenue से exceed कर गया तो budget के अंदर deficit आ गया. To meet this gap, government may ask the central bank to print additional money. Since pumping additional money is required to meet budget deficit, any price rise may be called as deficit induced inflation. Government की, if there is a deficit in the government budget, it will lead to rise in the expenditure as compared to revenue. Therefore government बोल रहे central bank को to print more money ताकि वो पंप ज्यादा कर दे इकोनॉमी के अंदर मनी को. बट वी हैव सीन द फर्स्ट पॉइंट, अगर जरूरत से ज्यादा मनी जो है इकोनॉमी के अंदर आ गया तो उसकी वजह से करेंसी इन्फ्लेशन हो जाएगा. और डेफिसिट की वजह से पंपिंग हुई है, मतलब हमने प्रिंट करे हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ नोट, इट विल बी डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन. 3 types of inflation: currency inflation, credit inflation and deficit induced inflation. Now let us move forward, which is demand pull inflation. Demand pull inflation and cost pull inflation are very much important. Demand pull inflation कहता है कि inflation will occur because aggregate demand exceeds aggregate supply. If there is increase in demand than supply of good, it will lead to inventory की जो production है वो खत्म हो जाएगी, price level बढ़ जाएगा, and this price level will lead to demand pull inflation. Demand pull inflation किसकी वजह से हो रहा है? Because aggregate demand is exceeding aggregate supply. Whenever demand exceeds aggregate supply, जो भी inventory के अंदर production है, it falls short of the supply. Demand ज़्यादा है, supply कम है, it will lead to the demand pull inflation because price level will increase. People are demanding more money and production sector is not ready to supply that amount of goods in the economy. It will lead to rise in the price level. Cost pull inflation होता है कि जो हमारी factor cost है it rises. If the factor cost involves factor cost किसकी वजह से बढ़ेगी? It will rise due to raw materials and wages and increase in the production cost such as raw material and wages inevitably passes to the consumer in form of higher prices of finished good in the market. For example, if you are purchasing a pen and pen costs ₹10
एंड पेन के अंदर कोई भी मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, सपोज गवर्नमेंट ने प्लास्टिक यूज करने के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया, अगर ऐसा कर दिया तो प्लास्टिक प्राइस बढ़ जाएगा एंड देयरफॉर वो बर्डन कैरी फॉरवर्ड किसके ऊपर होगा, कंज्यूमर के ऊपर होगा। कंज्यूमर के ऊपर कैरी फॉरवर्ड होगा तो प्राइस 10 से लेके 20 हो गया, तो कॉस्ट फुल इन्फ्लेशन हो गई इकोनॉमी के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। We have studied first is the it is not working. Different types of inflation. पहला इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो रहा था, बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग मोर मनी। फिर डेफिसिट की वजह से जो हमारा इन्फ्लेशन हुआ, देन डिमांड इन्फ्लेशन, कॉस्टफुल इन्फ्लेशन। वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन व्हिच अकर्स इन द इकोनॉमी। अब लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का बेसिक जो डेफिनेशन थी कि प्राइस लेवल बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर जो है अगर कम होगी, इट विल कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस लेवल बढ़ना चाहिए और परचेजिंग पावर कम होनी चाहिए, दो कंडीशन है। अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा, परचेजिंग पावर अपने आप कम होगी, इट विल लीड टू द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं। करेंसी इन्फ्लेशन व्हिच इन्वॉल्व्स प्रिंटिंग ऑफ एक्सेस करेंसी नोट्स in the economy than what is required is called currency inflation. Then it's credit inflation, that is giving more credit in the economy than what is required for the profit motive institution, which is done by the profit motive institution is the credit inflation. Then deficit induced inflation is because of the deficit which occurred in the budget, which arises due to the excess of expenditure over revenue. It leads to the situation of deficit in the budget, and to meet this deficit in the budget, government is asking the central bank to pump more money in the economy, and pumping more money involves printing more currency note, and printing more currency note will lead to deficit induced inflation. Next topic was demand pull inflation. Demand pull inflation arises because the aggregate demand rises because of aggregate supply. Demand pull inflation इससे भी हो सकता है, as we have seen the demand of sanitizers have rises in the economy because of coronavirus. If the demand of sanitizers have rises in the economy, उसकी वजह से sanitizers का price has been increased. Although government ने उसके ऊपर cap लगा दिए, but still it was increased. अब इस इंक्रीज की वजह है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है. Demand in the economy is rising, and this rise of demand in the economy has led to rise in the price level because inventory don't have much production. It leads to demand pull inflation. Then it's cost pull inflation. Cost pull inflation involves कि production cost जो है it has increased. एंड वो इंक्रीज हो रही है किस वजह से, वेजेस की वजह से, कि मतलब जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी वेजेस बढ़ा दी है रॉ मटेरियल्स की वजह से, और दिस बर्डन विल पास ऑन टू द कंज्यूमर इन फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस फॉर फिनिश्ड इन द मार्केट. Firms will not carry this burden of rising prices on their own and keeping their price of the product. They will carry forward this increase in the price due to the production cost to the consumers. Now the next topic is types of inflation. Types of inflation के जो types है, that is 3 types of inflation है. First is creeping inflation, galloping inflation and hyperinflation. Creeping inflation is the creeping which inflation which is creeping or very mild. इंडिया के अंदर जो जिस टाइप का inflation है, that is creeping ones. मतलब कि जो यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट वैरी करता है बिटवीन 0 to 9% वैरी करता है. दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज गैलपिंग इन्फ्लेशन, ग्रेटर देन क्रीपिंग, रेंज बिटवीन 10 to 1000%. For example, USA under the type of inflation which exists is galloping inflation. Then there is an hyperinflation. Hyperinflation is an extreme form of inflation when economy gets shattered. The rate is more than 1000% and which is happening in Zimbabwe. So these are the 3 types of inflation we have studied: creeping, galloping and hyperinflation. Now let us revise what we have studied.
First, we have started this topic today's class with money. Money के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन यही है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन. बार्टर सिस्टम वाज नॉट वर्किंग एज परफेक्टली एज इट शुड. Therefore, it was quite much required that another measure which should be adopted to clear out the drawbacks which barter system has, and this drawback was only cleared if we have another intermediary in between, which is money. क्योंकि बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के अंदर बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी which involved the double coincidence of want satisfy नहीं हुई थी, lack of divisibility थी, common measures of values नहीं थे, standard of deferred payment नहीं हो पा रही थी, और हम wealth को store नहीं कर पा रहे थे. This is the drawbacks of the barter exchange system. And money is anything which is accepted as a medium of exchange. Functions of money, there are two primary functions of money and there are two secondary functions of money. Primary functions of money involves money as a medium of exchange. Money came to be used to remove the inconvenience of the barter, as money has separated the act of purchase from sales. Money acts as an intermediary between buyers and sellers so that they can carry forward their buying and selling efficiently and effectively. So this is the primary function of money, that is money facilitating as a medium of exchange. Second function of money is money as a unit of account or measure of value. Money serves as a unit of account or a measure of value. This is also a primary function. Money is measuring rod. Money ki with the help of money only we are measuring what is the cost of the half meter of cloth or 1 liter of milk, or sugar ka what is the price of the sugar. It is only because we can measure the value of such goods in terms of money. And third function of money is the money as a standard of deferred payment. Deferred payment means payment which can be postponed, like borrowings and lendings. डेफर्ड पेमेंट है तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ मनी. बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता था ना. फॉर एग्जाम्पल आस्किंग समवन टू गिव यू 2 kgs of apple so that you can pay later. This will not be possible in the barter system. So therefore money acts as a standard of deferred payment. Money as a store of value. Wealth can be stored in terms of money for future. It serves as a store of value of good in liquid form. मनी को हम लिक्विड फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ये भी एक फंक्शन ऑफ मनी है. Next he talked about was demand for money. Demand for money refers to how much a set an individual wishes to hold in form of money. This we have discussed yesterday also, जिसमें हमने LM कर्व की बारे में बात करी थी. LM कर्व के दो ही इन्फ्लुएंसर थे, वो थे इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पर डिमांड फॉर मनी के दो ही इन्फ्लुएंसर्स है. प्रिकॉशनरी मोटिव हमको कोई भी वेरिएबल नहीं दे रही जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं डिमांड फॉर मनी. मतलब डिमांड फॉर मनी इन्फ्लुएंस कर रहा है बट इनकम या रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा. इट इज नॉट proportional to anything. It is independent. Precautionary motive की वजह से everyone will hold money irrespective of the fact whether he has it or not. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी है, अगर precautionary motive की वजह से he is holding cash, it will not be considered. So demand for money तीन motive है. First is transactional motive कि money is needed to buy good that is related to income. Then precautionary motive, money is needed to meet financial emergencies या फिर contingencies या कोई भी unexpected event which is expected to happen. और speculative motive कहते हैं कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चूज करना है, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, people will not invest, rather than they'll buy at bond, risky investment, etc. For example, gold prices are expected to increase. If the gold prices are expected to increase, then people will not spend their money on or wasting their money on another investment opportunities, rather they'll buy gold. तो therefore demand for money के तीन मोटिव हुए, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव. स्पेकुलेटिव मोटिव कहता है कि इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होगी जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है.
या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से everyone will deposit their money in bond or asset market or investment. Then we talked about supply of money. Supply of money जो है वो कंट्रोल होती है करेंसी और डिमांड डिपॉजिट बाय बैंक से, जो कि रेगुलेट होते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI एंड कमर्शियल बैंक्स. Then the amount of money which keeps an aggregate demand in balance with aggregate supply is called ideal supply of money. Ideal supply of money is quite crucial. If the ideal supply of money will not be the economy, it will lead to the situation of deflation and inflation. If too much money supplying the economy, it will lead more purchasing power, and it अगर purchasing power ज़्यादा होगी, due to which it leads to demand for good increase, and demand for good अगर increase हो जाए as compared to supply, उसकी वजह से inventories will run out of the stock and rise in the price level, due to which unavailability of good and leading to inflation. If less supply of money, less purchasing power, less demand for good decreases as compared to supply. Supply is more, demand is less, inventories are have overstocked their goods. अगर inventories ने overstock कर लिए goods को, तो price level fall हो जाएगा. It is the situation of deflation. Therefore, there is need to control and regulate the supply of money in the economy. Demand and supply of money, we can see this curve. अगर interest rate ज़्यादा होगा, people prefer to hold bonds, and when the interest rate falls, holding bonds give lower return, so people prefer to hold cash. And this is a situation which we can see. अगर of interest हमारा R1 था, तो हमारा quantity was Q1, and when the rate of interest has fallen to R2, the quantity has risen to Q2. If quantity is risen to Q2, this is the money which people are holding in their hands because and ready to invest rather than spending in the speculative items. Trap situation है. Liquidity trap situation कहते हैं, no matter whatever be the money supply, अगर rate of interest बहुत कम होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा, तो उससे जो हमारी डिमांड फॉर मनी है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी. एज यू कैन सी द R2 कर्व के अंदर मतलब जो हमारा L कर्व है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस या मनी कर्व है, उसके अंदर बिल्कुल सीधा जा रहा है. दिस इज परफेक्टली इलास्टिक. अगर परफेक्टली इलास्टिक हो गया उस सिचुएशन पे, देन पीपल विल होल्ड मनी एंड दे विल नॉट इन्वेस्ट इट इन देयर बैंक, or they will not invest it in their bond market or speculation. This is the condition of liquidity trap. The alternate measures of money supply. Alternate measures of money supply कहते हैं कि M1 है, M2, M3, M4. M1 जो है सबसे ज़्यादा liquid है. M1 का फॉर्मूला होता है करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, और अगर हम करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट इन सबको प्लस करें, then we are getting M1. Then second formula is M1 plus saving deposit with post office saving banks. Post office के अंदर saving banks होता है. Then M3 is M1 plus net time deposit of banks. M4 कहता है कि M3 plus total deposit of post office organization excluding national savings certificate. National savings certificate होता है कि small इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना कि वो सेव करें. तो हम ये एक तरह का बॉन्ड होता है. ये बॉन्ड जो है हम इंक्लूड नहीं करते M4 को कैलकुलेट करने के लिए. Quantity theory of money. Quantity theory of money was given by Fisher. Fisher said that money supply should be equal to demand for money. That is, MB should be equal to price level. अगर हमारा मतलब money supply should be equals to price level. अगर money supply price equal नहीं होगा, दोनों में से कुछ भी change होगा, it will lead to the change in the other. Quantity theory of money says that money supply and price level in the economy are in direct proportion to one another. When there is change in the supply of money, there is proportional change in the price level and vice versa. The next point is credit creation. Money supplied by commercial banks is called credit money. Commercial banks create credit by advancing loans and purchasing securities. They lend money to the individual and businesses out of the deposits accepted from the public. However, commercial bank cannot use the entire amount of public deposit for lending purposes. Certain amount should be reserved by the bank so that they can facilitate the needs of the depositors. After keeping the reserve, बाकी amount they can lend.
Then let us understand this एग्जाम्पल के अंदर we saw कि 10,000 रुपीज अगर किसी ने डिपॉजिट करे और उसके ऊपर 10% का CRR लग रहा था तो 9,000 हो जाएगा, और अगर 5% का लगेगा तो 450 उसको वो सेव करेगा। और क्रेडिट क्रिएशन तब तक पॉसिबल नहीं होगा, तब तक पॉसिबल होता रहेगा जब तक हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट है दैट वाज 10,000 इन दिस एग्जांपल, जब तक ये जीरो नहीं हो जाता। और क्या क्रेडिट क्रिएशन के थ्रू हम मल्टीप्लायर इफेक्ट से जो अपना अमाउंट है वो इंक्रीज कर देंगे। दैट इज इट कैन बी सीन बैंक्स जो इंक्रीज deposit of 10,000 leads to creation of total deposit of 50,000 without the involvement of cash. अब क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है ओरिजिनल डिपॉजिट credit multiplier coefficient. Credit multiplier coefficient is the inverse of the CRR ratio. CRR ratio अगर 10% है तो कैश क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट 1.10% हो जाएगा। अब टोटल क्रेडिट जो है 10% के हिसाब से क्रिएट होगा was 1 लाख रुपीज, और क्रेडिट CRR रेशियो अगर चेंज होके 5% हो जाएगी तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लाई कोफिशिएंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय 20 एंड टोटल क्रेडिट क्रिएट जो होगा इट विल बी 2 लाख। thus it is inferred that lower the CRR higher will be the credit creation, whereas higher the CRR lesser will be the credit creation. देन मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो एस्पेक्ट्स थे, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई कंट्रोल करता है ताकि वो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को इकोनॉमी के अंदर रेगुलेट कर सके। मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर कहता है रेपो रेट, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमारा आरबीआई इंक्रीज हो जाएगा इट विल लीड टू फॉल इन द लिक्विडिटी। आरबीआई ने अगर हमारा रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो the rate at which commercial banks are borrowing from the banks वो भी increase हो जाएगी, therefore they will be discouraged to borrow from the RBI. They will not borrow from the RBI. If they will not borrow from the RBI due to, or they will borrow less from the RBI, it will lead to fall in the money supply of the economy. And this is done to control inflation. Reverse repo rate. Reverse repo rate अंदर था the rate at which RBI borrows money from the commercial bank for the short span. अब आरबीआई बोरो कर रही है कमर्शियल बैंक से, आरबीआई को जरूरत नहीं है बट स्टिल इन ऑर्डर टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी आरबीआई पैसा RBI is withdrawing the money from the economy. So with the help of this reverse repo rate, अब reverse repo rate भी अगर increase हो गया the liquidity will fall. Cash reserve ratio इसके अंदर I've told you to remember the word cash. A bank has to keep some amount of reserve of total deposit to RBI in form of cash. अगर CRR ratio बढ़ जाएगी liquidity will fall. Then there is SLR, statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio so it means self. तो अगर self के पास so every bank has to keep some percentage of the total deposit with itself in form of non-cash form, that is SLR rises and liquidity falls. ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर बाइंग और सेलिंग को कंसेप्ट देखा था हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एंड बॉन्ड। अगर हम सेल कर रहे हैं तो मनी फ्लो विल इंक्रीज एंड लिक्विडिटी विल राइज। इफ यू आर बाइंग मनी फ्लो विल डिक्रीज एंड लिक्विडिटी विल फॉल। Qualitative measures states that there is a marginal requirement. Marginal requirement is often known as collateral. If there is certain guidelines issued in respect of collateral and the credit offered by the bank, this will be referred as marginal requirement and it is qualitative measure. So iske andar it will the guidelines will not be based on 10% or 20% rate of interest. It is just the guideline. Then the rationing of credit. Credit is rationed to fix the quotas for different business activities. कुछ भी हम restrict सकती है कि हम इसको सिर्फ कम amount of loan देंगे as compared to other sectors. So in order to introduce when the flow of credits to be checked, particularly for speculative activities in the economy. Then there is a situation of moral suasion. Moral suasion says that central bank guideline देती है commercial banks को, which commercial banks should not ignore. If commercial banks will ignore, we have seen that it leads to the situation of inflation in the economy as they work on the motive. So due to which they should not give excess loan in the economy than what is required. Then the next point is inflation.
Inflation को check करने के लिए there are two concepts: demand for money and supply of money plays crucial role in the functioning of economy. And imbalance in any these two discrepancy, the whole economy is get disturbed. Persistent rise in the price level of goods and services is known as inflation. Inflation को अगर हम simple terms में समझे तो rise in the price part is called inflation. Then there are different types of inflation: currency inflation, which is caused by printing excessive money; credit inflation की central bank profitable motive पे work कर रहे हैं, so they are printing more, so they are giving more loans and advances than in the economy. Therefore, the money supply increases in the economy and leads to the situation of inflation. Then deficit-induced inflation: if the expenditure rises more than revenue in the budget of the government, it leads to the deficit. And in order to meet deficit, if government asks the central bank to print more amount of money, this leads to inflation in the economy, as printing more amount of money leads to currency inflation. The next point is demand pull inflation. Demand pull inflation arises when the aggregate demand is more than aggregate supply. If the demand is more than supply, then what is being produced in the economy or produced by various sectors, the price level will increase, leading to demand pull inflation. Cost pull inflation and increase in the production cost बढ़ गई. For example, raw material या wages जो है वो increase हो गई, and it will carry forward to the consumer in form of finished good in the market. On the basis of speed, creeping inflation is very mild. It is in India. And then galloping inflation, which is ranges between 10 to 1000%, and then there is hyperinflation. I hope this is clear. So therefore, we have completed 2 units, and if you have any questions, let me know. I'll be answering these questions now.